हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आप सभी को याद है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉजिकल इक्विवेलेंस के बारे में कि अगर हमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उनको कैसे लॉजिकल इक्विवेलेंस हम प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा टाइप था हमारा कि स्टेटमेंट पैटर्न पता करना कि कौन सा स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, कौन सा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन है, कौन सा स्टेटमेंट कॉन्टिजेंसी है। यह हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम आज बात करते हैं आज के टॉपिक में, तो उसके पहले आप लोगों को मिला होगा एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 की अगर हम बात करेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 में बिल्कुल 3 टाइप के क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो सारा जो वर्क है एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट किया होगा। तो आज के पीरियड में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले ओपन सेंटेंस के बारे में। अब आप सभी को पता होगा कि ये ओपन सेंटेंस क्या होता है। जैसे मैंने ये बोल दिया, जैसे अपने लिए एक लाइन लिख दिया मैं लिख दिया राजेश सर इज वेरी स्मार्ट। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिबेटेबल हो जाएगा। क्यों डिबेटेबल हो जाएगा? कुछ लोगों को लगेगा हाँ सर तो सही बोल रहे हैं, सर स्मार्ट है। कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं नहीं सर तो बिल्कुल बकवास है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे दो टाइप के आंसर आ सकते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि सर बहुत अच्छे हैं, तो उनके हिसाब से ये जो स्टेटमेंट रहेगा वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा और उसकी ट्रूथ वैल्यू टी आएगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगेगा कि सर अच्छे नहीं है। उन लोगों के लिए जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कैसा लगेगा? फॉल्स लगेगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एक ही सेंटेंस, एक ही स्टेटमेंट ट्रू भी है और वही स्टेटमेंट क्या आपका फॉल्स भी है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। और इसी टाइप के जो ओपन सेंटेंस रहते हैं, जो ओपन स्टेटमेंट है, इस ओपन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं क्वांटिफायर्स। क्या यूज करते हैं? क्वांटिफायर्स। सो ये जो क्वांटिफायर्स जो है, क्वांटिफायर्स इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या बोला मैंने कि क्वांटिफायर एक वर्ड है जो ग्रुप ऑफ वर्ड रिप्रेजेंट करता है या फिर कोई फ्रेज को रिप्रेजेंट करता है। कौन? क्वांटिफायर। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स it is a symbol that represents group of word। जो मैं ग्रुप ऑफ वर्ड के बारे में बताता है, ये देखो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो क्वांटिफायर्स होते हैं वो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स इज अ सिंबल। क्या बोला मैंने? क्वांटिफायर्स इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वर्ड और फ्रेजेस। ओके, इसी को हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स। तो ये जो क्वांटिफायर्स जो होता है वो क्वांटिफायर्स दो टाइप का होता है। उसमें दो टाइप के सिंबल यूज करते हैं। उसमें जो दो टाइप के सिंबल है वो दो टाइप के सिंबल देखो किस टाइप के हैं। उसमें सबसे पहला सिंबल होता है कुछ इस तरह का, देखो उल्टा ए। इसका मतलब होता है
फॉर ऑल वैल्यू फॉर ऑल वैल्यू, इसका मतलब होता है ये उल्टा ए का। और दूसरा सिंबल जो होता है इसको पढ़ते हुए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ भी डाल सकते हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, यानी कभी भी आपको ये उल्टा ए दिखा तो इसका मीनिंग क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ। दूसरा सिंबल होता है उल्टा ई। इस उल्टा ई का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ऐसा मीनिंग होता है। या फिर इसका मीनिंग होता है देयर इज। क्या मतलब होता है इसका, एक तो देयर एग्जिस्ट होता है, या फिर देयर इज होता है, या फिर एट लिस्ट होता है, एट लिस्ट। क्या बोला मैंने कि जो क्वांटिफायर्स जो है वो क्वांटिफायर्स में हम दो टाइप के सिंबल यूज करते हैं। पहला सिंबल है उल्टा ए, जिसको हम बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, ऐसा हम लोग बोलते हैं। और जो दूसरा है उल्टा ई, देयर एग्जिस्ट। क्या मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं देयर इज, या फिर हम बोल सकते हैं एट लिस्ट। समझ रहे मेरी बात? तो ये होता है आपका दो सिंबल, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ और दूसरा देयर एग्जिस्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटिफायर्स कितने टाइप के होते हैं, समझ रहे मेरी बात? क्या मतलब मैंने पहले आपको बार बार बता रहा हूं कि क्वांटिफायर्स क्या है। क्वांटिफायर्स इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ओके, और अ फ्रेज। फिर मैंने बताया कि क्वांटिफायर्स में दो सिंबल होते हैं। पहला हो गया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, जो उल्टा ए रहता है। दूसरा हो गया उल्टा ई, उसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर इज एट लिस्ट। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो इसको नोट कर लो थोड़ा सा, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, चलो तो जैसे मैंने अभी कहा था कि क्वांटिफायर जो होते हैं उसके दो टाइप होते हैं। उसमें जो सबसे पहला टाइप है उसका नाम होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और दूसरा होता है एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। पहला कौन सा हो गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और दूसरा होता है एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ऐसे दो क्वांटिफायर हो गए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के बारे में, द क्वांटिफायर्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। जो मैंने उल्टा ए जो बताया था, उस उल्टे ए वाले को ही क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। समझ रहे मेरी बात? जो दूसरा है हमारा सेकंड वाला, तो जो मैंने अभी बताया था आपको, द क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट और एटलीस्ट जो होता है इज कॉल्ड एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उल्टा ई से। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल समझाता हूं आपको, बिना एग्जांपल के आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो कैसे एग्जांपल बना, जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन 1, इफ a equals to 1 2 3 4, इस टाइप का लिखा है, और एक कंडीशन लिख दिया मैंने, ऑल वैल्यू ऑफ x belongs to a
फाइंड इट्स ट्रूथ वैल्यू एंड x इज लेस देन 5, इस टाइप का। अब देखो ये क्वेश्चन होगा मेरे पास एक टाइप का छोटा सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा सा ऐसा है कि मेरे पास एक सेट है ए का 1 2 3 4 ऐसा, और वहां पे क्वेश्चन बोला एंड x लेस देन 5, और अपने बोला ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a, फाइंड इट्स ट्रूथ वैल्यू, और हमें इसका ट्रूथ वैल्यू निकाल के दिखाना है। अब एक बार चेक करो कि यहां पे क्या बोला है x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5 का मतलब क्या हो गया, देयर ऑल वैल्यू ऑफ x belongs to a, all value of x belongs to a is true statement। सोचो क्यों ट्रू स्टेटमेंट हुआ ये, रीजन क्या है उसके पीछे। हमें बोला है x इज लेस देन 5, यही बोला है, और x इज लेस देन 5 अगर बोला आपने को इसका मतलब 5 से छोटा नंबर, देखो ना 5 से छोटे नंबर जो भी है वो इसमें है कि नहीं, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है, यानी सारे नंबर किस में है, इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होगा आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। और इस टाइप का जो क्वांटिफायर जो होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। समझ रहे मेरी बात। जैसे एक और एग्जांपल लिया, जैसे पहले एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सेकंड एग्जांपल लिया मैंने, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x belongs to real number if x square is less or equal to 0। समझेंगे। अब अगर मैं ये कंडीशन लिया कि x square is less or equal to 0, इसका मतलब x square क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, सबके सब 0 से छोटा होना चाहिए, यानी x की सारी वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा एक्सेप्ट 0, तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू क्या होगा इसके अंदर नहीं आएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट का कंसेप्ट। समझ रहे मेरी बात। दूसरा हो गया एग्जिस्टेंशियल कंसेप्ट, थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स करवा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या दिया हुआ है। दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। अब अगर मुझे इसका एग्जांपल लिखना रहा तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा बिल्कुल सेम यही वाला एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा कि इफ a इक्वल्स टू और 2 3 6 8 ऐसा लिख दिया मैंने, और लिखा मैंने देयर एग्जिस्ट x belongs to a is odd number। चेक करो। अब हमको क्या बोले, देयर एग्जिस्ट x, यानी एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x belongs to a is a odd number। यानी ये जो सेट दिया है इस सेट में एक तो भी ऐसी वैल्यू है जो आपके सेट ए में प्रेजेंट है जो कि ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, 3 क्या है ऑड नंबर है। इसका मतलब एक तो भी वैल्यू क्या होगी आपकी ऑड नंबर आ गया कि नहीं, 6 और 8 क्या हो गया फिर से आपका इवन नंबर हो गया, इवन नंबर, लेकिन एक तो भी वैल्यू क्या आ गई है ऑड तो आई है ना। इसका मतलब ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया, ये हो गया आपका एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यानी अगर एक भी वैल्यू अगर उस स्टेट में आ गया तो हम उसको क्या बोलते हैं एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और अगर नहीं आ रहा है तो समझ लेना क्या हो गया, वो नहीं एक भी नहीं आया तो फिर वो तो ना तो यूनिवर्सल का पार्ट है और ना ही एक्जिस्टेंशियल का पार्ट है। ध्यान रहेगा पक्का। चलो नोट करो इसको।
अब देखो क्वांटिफायर्स जैसे मैंने बताया दो टाइप के हैं, एक हो गया यूनिवर्सल, दूसरा हो गया एग्जिटेंशियल। यूनिवर्सल वाले को हम लोग उल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एग्जिटेंशियल वाले को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा ई से। मैंने बताया अगर मान के चलो x की सारी वैल्यू अगर सेट में आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। और अगर सेट में से कोई एक दो वैल्यू अगर आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हो गया आपका देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब एग्जिटेंशियल क्वांटिफायर्स। खैर हमें कभी ये सेट पहचानने के लिए नहीं आते, क्वांटिफायर्स कौन से क्वांटिफायर्स दिए हुए वो पहचानने के लिए नहीं आते। अब सिलेबस में हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देखो क्या दिया, इफ a equals to 3 4 6 8 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, हमें इसका ट्रूथ वैल्यू निकाल के दिखाना है, यानी जो भी क्वेश्चन है उसका हमें ट्रूथ वैल्यू निकाल के दिखाना है। अब हम ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हमें दिया है देयर एग्जिस्ट x belongs to a such that और हमें कंडीशन दिया हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, x plus 4 is equals to 7। अगर 4 को शिफ्ट किया तो x equals to 7 minus 4, so x equals to 3। अब ये चेक करो कि क्या x equals to 3 सेट A में है क्या, देखो ना चेक करो x equals to 3 सेट A में है क्या, दिख रहा है आपको 3, इसका मतलब क्या हो गया, हम बोल सकते हैं x equals to 3 belongs to A, therefore it is true statement। true statement क्या हो गया, true statement। its truth value is 3, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी। समझे। अब अर्पित ने जब हमारा पहला लेक्चर हुआ था तो क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में आते हैं क्या ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट होते हैं, मैंने बोला था नहीं, ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं होते, बोला था मैंने। आज लिखा है मैंने इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सीधा ये ट्रू है या फॉल्स है, ये मैंने किसके बेस पे बताया है, मैंने बताया इस डोमेन के बेस पे। ये जो हमें सेट दिया था, सेट ए, और सेट ए के अंदर जो एलिमेंट 3 4 6 8 दिया हुआ है, तो यहां पे वो 3 एग्जिस्ट है, इसी वजह से मैंने बोला कि ये स्टेटमेंट हो सकता है। अगर हमें ये नहीं दिया होता तो फिर से ये ओपन सेंटेंस बन जाता। ये ट्रू है या फॉल्स है किसकी वजह से पता चला, इस सेट की वजह से, ठीक है। तो यहां पे ये करेक्ट हो गया, x इक्वल टू 3 वाले सेट में है, और अगर सेट में है तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रू हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, हम सॉल्यूशन लिखते हैं x plus 4 is less than 10। अगर मैं उसको ट्रांसफर करूंगा तो क्या आएगा, x is less than 10 minus 4, so x is less than 6। यानी इसका मतलब 6 से छोटी वैल्यू, चेक करो ना सारी वैल्यू, देखो ऑल वैल्यू बोला है, ये बात ध्यान रखना, ऑल वैल्यू का मतलब पूरी वैल्यू आना चाहिए। यहां पे देयर एग्जिस्ट का मतलब एक तो भी चल जाएगा, यानी यहां पे x इक्वल टू 3 आ गया और एक तो भी आंसर आ गया, मतलब करेक्ट है क्योंकि ये देयर एग्जिस्ट है। बट यहां पे क्या बोला है, यहां पे सिंबल का क्या दिया है, ऑल वैल्यू ऑफ x, यानी ये जो वैल्यू आई है ये पूरे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी x इज लेस देन 6, यानी x की वैल्यू 6 से छोटी, तो 6 से छोटी बोले तो 5 4 3 2 1 और माइनस वाली, समझ रहे मेरी बात। पर यहां पे क्या दिया है, 6 से बड़ा नंबर भी दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आया है, ठीक है, इट इज सीन दैट x इज इक्वल्स टू 8 इज क्या लिखेंगे, इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 6, इज ग्रेटर देन 6, therefore it is false statement। its
ट्रूथ वैल्यू इज f। क्या आ जाएगा? ट्रूथ वैल्यू। देखो मैं क्या बोल रहा हूं सर, यहां पे आपकी एक वैल्यू आई, आपने तुरंत ट्रू बोल दिया। यहां पे भी एक वैल्यू आई 6 तो यहां पे भी है ना, फिर आपने क्यों फॉल्स करा? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो दिया हुआ है ये सिंबल देयर एग्जिस्ट का है। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कोई तो भी एक वैल्यू चल जाएगा, कोई तो भी एक वैल्यू चल जाएगा। समझ रहे मेरी बात? यानी कि एक भी आंसर इसमें दिख गया, बट जब ऐसा सिंबल आ जाए उल्टा ए फॉर ऑल वैल्यूज, तो ऐसे में ऐसी कंडीशन चाहिए जो ये पूरा का पूरा सेट रिप्रेजेंट करे। वही अगर ऐसा होता x इज लेस देन 9, 9 से छोटे, तो 9 से छोटा 8 6 4 3 सबके सब 9 से छोटे ही, तो इसके लिए अगर ऐसी कंडीशन देती होती है तो ट्रू रहता। बट यहां पे x इज लेस देन 6 बोल के क्या बोल गया? x इज लेस देन 6 का मतलब होगा कि x जो भी है वो सबके साथ 6 से छोटे होने चाहिए, लेकिन आपके सेट में 6 से बड़ी भी तो वैल्यू है, यानी पूरी x की वैल्यू ये 6 से छोटी नहीं है। कुछ वैल्यू ऐसी भी है जो 6 से बड़े हैं। इसका मतलब ये जो सेट दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया क्या दिया है? रॉन्ग दिया हुआ है। इसकी वजह से हमने क्या बोला कि ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है सॉल्यूशन इसका। अब देखो फिर ये सिंबल दिया है देयर एग्जिस्ट का, यदि एक भी आंसर आ जाएगा तो काम हो जाएगा। एक भी आंसर आया तो x plus 5 is greater or equals to 13, शिफ्ट करो इसको, x is greater or equals to 13 minus 5, so x is greater or equals to 8। यानी इसमें की कंडीशन x is greater than 8 और x is equal to 8 दिख रहा है क्या? इसमें दो सिंबल है ना, एक ग्रेटर और एक इक्वल, तो इसमें x equals to 8 वाली कंडीशन जो है हमारे सेट में सेटिस्फाई हो रही है, और एक ही वैल्यू चाहिए थी, वो एक वैल्यू मिल गई मुझे। क्यों एक ही वैल्यू चाहिए? सिंबल क्या दिया है? देयर एग्जिस्ट का। देयर एग्जिस्ट रहा तो एक वैल्यू भी चल जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो क्या होगा, हम ये वाला ले सकते हैं, हम ऐसा लिखेंगे x is equals to 8 belongs to a, x equals to 8 belongs to a, therefore it is true statement, its truth value is t। समझे? चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन बोला है देयर एग्जिस्ट x belongs to a such that x is odd। अब देयर एग्जिस्ट बोला है तो कोई तो भी एक वैल्यू चल जाएगा, एक भी चल जाएगा, दो भी चल जाएगा, तीन भी, कितने भी चल जाएंगे, लेकिन कम से कम एक तो भी चाहिए। अब चेक करो कि यहाँ पे एक तो भी वैल्यू है क्या? देखो ऑड होना चाहिए, 3 4 6 8, 3 क्या है? ऑड है। इसका मतलब क्या हो गया? इट इज, लिख सकते हैं x equals to 3 is odd number, therefore it is true statement, okay, and its truth value is t। समझ रहे मेरी बात? अब मैं और एग्जांपल कर रहा हूं इसके बेस पे, तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। वेट करो, थोड़ा सा डिफरेंट है, टाइम लगता है बट समझ जाएगा, और एक एग्जांपल में इजीली समझेगा। देखो चलो नोट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी टाइप का है। आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल है। एक्सरसाइज 1.3 में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ये एग्जांपल मैं करके दे रहा हूं और आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन खुद से करना है। समझ रहे मेरी बात ना? तो ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं। तो क्या बोला है क्वेश्चन अपने को? इफ a equals to 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, determine the truth value of following। यानी हमें चार क्वेश्चन है हमारे पास, 1 2 3 4, और चारों के ट्रूथ वैल्यू हमें निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो हम एक एक से शुरुआत करते हैं, पहले वाले से। ठीक है, अब देखो
फर्स्ट में क्या दिया है, हम अगर सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमें दिया है x माइनस 4 इक्वल्स टू 3, सही बात है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 3, अगर मैंने 4 को शिफ्ट किया तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4, सो x इक्वल्स टू 7, आया कि नहीं, x इक्वल्स टू 7 आया, सिंबल का है, ऑल वैल्यू ऑफ x का है कि देयर एग्जिस्ट का है, देयर एग्जिस्ट का है, मतलब एक वैल्यू तो भी चलेगा, तो देखो क्या 7 हमारे सेट में है क्या, हाँ सर है, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ x equal to 7 belongs to a, x is equals to 7 belongs to a, therefore it is true statement, its truth value is t, क्या हो जाएगा इसका ट्रूथ वैल्यू, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या होगा, x plus 1 greater or equals to 3, 1 को इधर शिफ्ट करो, 1 को इधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, x is greater or equals to 3 minus 1, x is greater or equals to 2, आया कि नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू एक तो 2 से बड़ी रहनी चाहिए या फिर 2 के बराबर, 2 से बड़ी या फिर 2 के बराबर, क्या बोला मैंने, 2 से बड़ी या फिर 2 से बराबर, सुन रहे कि नहीं, तो चेक करो एक बार कि सारी वैल्यू क्या 2 से बड़ी है, 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको ढक लूंगा तो 3 4 5 6 7, ये सबके सब 2 से बड़ी है, इक्वल टू बोला है मतलब 2 भी चलेगा, लेकिन यहां पे 1 आया हुआ है, 1 आने की वजह से सारी वैल्यू x की सारी वैल्यू सेट ए में नहीं है, क्यों नहीं है, अगर ये नहीं होता 1 तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, समझे, अगर 1 नहीं होता तो ये ट्रू स्टेटमेंट होता, 1 होने की वजह से क्या हो गया, यहां पे सिंबल दिया ऑल वैल्यू ऑफ x, और ऑल वैल्यू ऑफ x देने की वजह से क्या हुआ कि जितने भी x की वैल्यू है सबके सब सेट ए में आनी चाहिए, बट सबके सब सेट ए में नहीं आ रही, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6 7 तक क्या आ रहा है, लेकिन उसके अंदर 1 भी तो है, 1 होने की वजह से इट क्या हो गया, लिखेंगे x इक्वल्स टू में 1 इज लेस देन, क्या लिखेंगे, लेस देन 2, therefore it is false statement, its truth value is क्या हो जाएगा, obviously false हो जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 minus x is less or equals to 7, क्या किया मैंने, ये अगर शिफ्ट किया तो माइनस x लेस और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 8 माइनस x लेस और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा, x इज लेस और इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या चाहिए, सारी वैल्यू कैसे चाहिए, एक तो 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर, चेक करो इसमें क्या सारी वैल्यू 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, its truth value is f, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब चेक करो लास्ट है, there exists x belongs to a such that x plus 8 equals to 16, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, x plus 8 equals to 16, शिफ्ट करो क्या आएगा, x equals to 16 minus 8, so x equals to 8 आ गया। अब x की वैल्यू 8 है क्या इसमें, नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, x equals to 8 does not belongs to a में नहीं है, therefore it is false statement, its truth value
वैल्यू इज एफ। तो जमेगा। सेम इसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करोगे आप लोग। चलो नोट कर लो इसको। चलो अभी आज का नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूअल। कि ड्यूअल क्या होता है, व्हाट इज ड्यूअल। तो देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लॉजिक का सबसे सिंपल टॉपिक यही है ड्यूअल। लॉजिक में एक ही तो सिंपल टॉपिक है। पहला कौन सा, वैसे तो चैप्टर ही सिंपल है, चैप्टर ज्यादा हार्ड नहीं है। हमने इसके पहले एक देखा था नेगेशन, याद है क्या, सिर्फ नेगेटिव बना दो बन जाता था नेगेशन। ड्यूअल में क्या होता है, इफ द टू स्टेटमेंट कंटेन्स लॉजिकल कनेक्टिव लाइक एंड और, जिसमें एंड और हो उसको हम ड्यूअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसमें एंड रहे या फिर क्या रहे और, उसको ड्यूअल बोलते हैं। या फिर लेटर्स टी या फिर सी, यहां पे जो टी जो होता है ना, टी दैट टी होता है टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी, और सी जो होता है दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखो टी का मतलब होता है टॉटोलॉजी, सी का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, समझे। तो कहीं पे भी अगर एंड और रहा या फिर टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन रहा तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्यूअल बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात। अब देखो अब अगर हम बात करते हैं, वी कैन ऑब्टेन ड्यूअल बाय इंटरचेंजिंग एंड विद और, यानी किसी भी स्टेटमेंट में एंड की जगह और लिख देंगे तो वो उसका ड्यूअल बन जाएगा। वी कैन आल्सो ऑब्टेन ड्यूअल बाय इंटरचेंजिंग टी विद सी, टी की जगह सी लिख देंगे तो भी क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ड्यूअल। जैसे कि एग्जांपल लिख दिया, क्वेश्चन दिया है फाइंड ड्यूअल ऑफ, पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे P एंड Q, दूसरा क्वेश्चन दिया है P और Q, तीसरा दिया है C एंड T, चौथा दिया है T और C, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब चलो तो पहला क्वेश्चन है P एंड Q, तो हम लिखेंगे पहला ड्यूअल ऑफ P एंड Q इज P और Q, बस हो गया। P एंड Q था, आपने क्या किया, एंड वाले साइन को बस और से रिप्लेस कर दिया तो ड्यूअल बन गया। सेकंड क्वेश्चन ले लो उसका बी नंबर, क्या है बी नंबर, ड्यूअल ऑफ P और Q इज, क्या होगा सोचो, P एंड Q बन गया। तीसरा सी नंबर लेते हैं, C एंड T दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे इसी का ड्यूअल लिखना है, तो ड्यूअल ऑफ C एंड T इज क्या हो जाएगा, C की जगह लिख देंगे T, एंड की जगह लिख देंगे और T की जगह लिख देंगे C, बन गया। चौथा डी नंबर, डी में क्या होगा, ड्यूअल ऑफ T की जगह लिख देंगे C, सॉरी T और C इज क्या हो जाएगा, T की जगह लिख देंगे C एंड T, बना दिया, तो ये हो जाएगा आपका ड्यूअल। तो ड्यूअल में कुछ नहीं करना पड़ता, जहां पे एंड दिया हुआ है वहां पे और कर दो, जहां पे और दिया हुआ है वहां पे एंड कर दो, फिनिश। समझ में आएगा। चलो नोट कर लो इसको। चलो अब हमें कुछ ड्यूअल पे कुछ क्वेश्चन लेना है। अब ड्यूअल पे क्वेश्चन ऐसा लेना है, राइट द ड्यूअल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, सारे क्वेश्चन का मुझे ड्यूअल निकालना है, तो एक एक करके सॉल्व करता हूं मैं। ड्यूअल ऑफ अबोव स्टेटमेंट, पहले लिखने का ऐसा, अबोव स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखो पहले P जहां पे एंड है वहां पे और, Q और की जगह पे एंड, R हो गया आंसर। अब यहां पे भी लिखोगे द ड्यूअल ऑफ द अबोव स्टेटमेंट इज, आप खुद से लिखोगे, इसकी जगह टॉटोलॉजी की जगह कॉन्ट्राडिक्शन, और की जगह पे एंड, P की जगह पे P और की जगह पे एंड Q हो गया। यहां पे भी लिखेंगे द ड्यूअल ऑफ द अबोव स्टेटमेंट इज, क्या होगा, P और
ब्रैकेट नेगेशन Q और की जगह पे एंड ब्रैकेट P और Q एंड नेगेशन R बन गया। ये देखो क्या करेंगे इसमें, पहले लाइन लिखेंगे कौन सा, ड्यूअल ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज क्या है, P एंड Q और T का C। यहां पे क्या हो जाएगा, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट P एंड Q एंड R, इसको कौन सा लॉ बोलते हैं पता है क्या, एसोसिएटिव लॉ। P एंड Q एंड R, यानी जहां पे और था वहां पे एंड कर दिया, जहां पे और था वहां पे एंड कर दिया। समझे मेरी बात? अरे हाँ है ना। फिर इसका क्या हो जाएगा, बोलो, P और Q और R बन गया। कर पाएंगे? चलो जल्दी से नोट कर लो। आज के लिए इतने पे स्टॉप करते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।